हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पडौना छोड़ने पर बात कर ली, समाजवादी पार्टी के टिकट देने के तौर तरीकों पर बात कर ली, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट काटने और टिकट देने, प्रत्याशियों के बदलने पर बातचीत कर ली। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो किया था इसी प्रारंभ पर आप दोनों लोगों के साथ, उसमें हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक ठीक-ठाक बात की थी, जिसमें पुष्कर जी का ये ऑब्जर्वेशन था कि बहुजन समाज पार्टी सरप्राइज करने जा रही है इस चुनाव में। तो आज प्रारब्ध के दर्शकों को बता दूं और पुष्कर जी आपको भी बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश चुनाव में खामोश थी अपने प्रचार प्रसार के को लेकर, बहन मायावती जी ने आज आगरा में 3 रैलियां कर दी हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में। तो इस तरीके से मायावती जी का एक ही दिन में 3 रैलियां और वो भी आगरे की तरफ से कर देना, तो आपके उस अवधारणा को कितना और बल मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी सरप्राइज करने जा रही है इन विधानसभा चुनाव में? अवनीश, मेरा शुरू से ही यह आकलन था बसपा को लेके। उसके पीछे और भी कारण थे, और जैसा कि लोग कह रहे थे कि बसपा पिछले काफी समय से, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, बिल्कुल ठंडी दिख रही है। मायावती जी नहीं निकल रही हैं, उनका जो है घूम नहीं रहा प्रचार प्रसार। लेकिन आगरा से उन्होंने जो शुरुआत वर्चुअल रैली की है, ये टाइमिंग की बात है। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि अखिलेश यादव का जो अपना अपना एक प्रचार का तरीका अपनाया था, जो उनका एक सॉलिड मेन स्ट्रीम मीडिया से बैकिंग मिली हुई थी, वो पीक कर चुका है। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे जमीन से हकीकत सामने लोगों को दिखने लगी है। अब जो है उनके, इसलिए जो है अब सपा का प्रचार प्रसार का जो था, अब वो निगेटिव ग्रोथ पे जा रहा है। उसको उसको इनकैश करने मायावती जी अब आ गई, जिनका कैडर सॉलिड है अपने लेवल पे, कमोवेश हिलता नहीं है। दूसरा, उनके यहाँ जो प्रचार का माध्यम शुरू से जो है वो बड़ी बड़ी रैलियों 2-4 हुआ करती थी, बाकी तो उनके जो कोऑर्डिनेटर होता है वही उनके कैडर में चलता रहता है। ये जो टॉपअप जो सपा को मिलने सोच रहे थे, जिनको भाजपा को वोट नहीं करना था, वो जो टॉपअप था, वो टॉपअप अब बसपा लेगी और सपा को जो तीसरे नंबर पर ढकेल देगी। तो और आगरा में जो है उन्होंने शुरुआत किया है, बिल्कुल सही किया उन्होंने। भाजपा ने आज उस पर हावी है आगरा पे, लेकिन उससे पहले जो है बसपा का अच्छा प्रेजेंस वहां पर रहा है आगरा में। तो मैं तो इसको इसी तरह देख रहा हूं कि मायावती जी की बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है ये, और ये जो है नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से। बड़ी अच्छी बात। हाँ, आपकी यहाँ एक मिनट और लूंगा। अजीत भाई ने जो पिछले प्रश्न के सवाल में जो भाजपा में डिसिप्लिन की बात की थी, स्वाति सिंह का नाम आया था, तो मैं यहाँ पर मेरा अपना मानना ये है कि भाजपा इतने कंफर्टेबल पोजीशन पे है कि भाजपा को जो है रिस्की डेयरिंग डिसीजन लेने में कोई उनको हिचक नहीं है। वो 20-25 सीट लूज कर करके 20-25 सीट लूज करना ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि तब भी वो जीतेंगे। यस यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। 20-25 सीट वो हारेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको वो ये हमारा और आपका प्रॉब्लम हो सकती है कि 280 आ जाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे और 350 नहीं आएगी, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2024 का माहौल तैयार कर रही है और ये अब इनका चर्निंग प्रोसेस चालू हो गया। ये जब स्ट्रांग होते हैं तब ये स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, और उसमें से जितना जो हल्के फुल्के लोग होते, अभी 2022 में देखा, इसी तरीके से 2024 में भी आप जो है चुनाव के पहले आप देखिएगा कि इसी तरीके से छिटकते हुए लोग दिखेंगे। ये और अपना जो है मतलब कह रही परमार्जित और अपने को और परमार्जित करती जा रही है। स्वाति सिंह इज अ बिग लेसन और बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं तो इसलिए मैं जानता हूं कि स्वाति सिंह बहुत कहना चाहिए कि दुख होता था कि उनकी जो है छवि अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। और अच्छी बात है, हम पुष्कर हम आपको फिर बहुजन समाज पार्टी पर वापस ले आना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने आगरे से और बहन मायावती ने अपने रैलियों की शुरुआत कर दी है। आप कह रहे हैं कि इस पर आपके उस धारणा को बल मिलता है कि सरप्राइज करेगी,
लेकिन पिछले वीडियो में अजीत सिंह जी ने ये बात कही थी, अजीत भाई अगर आपको याद हो, कि बसपा का वोटर शिफ्ट होने की तरफ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब इन दोनों में कैसे सामने बैठेगा? हाँ, ये बहुत सीधा साधा है। ये जो अजीत भाई ने बात कही थी उसमें पूरी तरह से एग्री करता हूं। मैं अपनी बात से भी एग्री करता हूं, उनकी बात से भी एग्री कर रहा हूं। जहां पर सपा नंबर 1 जाति दिखेगी, वहां पर मायावती का वोटर जो है का बैंक निश्चित रूप से बड़ा भाग शिफ्ट होगा भाजपा को। दूसरी बात, आज की स्थिति में 15 दिन पहले की स्थिति में आज के बड़ा अंतर है। आज की स्थिति में सपा के नंबर 1 की स्थिति भी कई जगह डगमगा गई, समझ रहे हैं आप? तो मैं जब भाजपा को बसपा को नंबर 2 देता हूं, दूसरा स्थान, तो इसीलिए दे रहा हूं कि ये 1 नंबर जो जहां सपा जो है जहां पर 1 नंबर पे रहेगी वहां शिफ्ट होगा। लेकिन मैं सपा को 1 नंबर पे बहुत कम जगह पे अब देखता जा रहा हूं। एक एक करके जितनी पश्चिमांचल से जो खबरें आ रही हैं और वहां से जो जितने इनपुट मिल रहे हैं हमको, उसके आधार पे जिन जिन को गढ़ समझते हुए जहां पे सपा ने जब राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया था और बाकी राजभर से किया था इन्होंने, वहां तो ये मान के चल रहे थे कि हम वहां पर 80% 90% जो है हम डोमिनेट करेंगे सीट को। आज वो पोजीशन बिल्कुल नहीं है, 50% भी नहीं कर रही है। ये 50 से नीचे है, 50% के नीचे इनका डोमिनेट। तो वो जो गैप है ना सपा वाला, वो गैप बसपा पूरा करेगी, देख लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। अजीत भाई पुष्कर जो बात कह रहे हैं, पिछली बार भी इस पर चर्चा हुई थी कि बसपा का वोटर चुपचाप निकल के भाजपा की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुष्कर जी ने एक वाकई बड़ी टेक्निकल बात कही कि जहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पहले नंबर पे, हालांकि उसके भी अब वो बहुत कम चांसेस बता रहे हैं, बहुत कम सीटों पे, तो जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पहले स्थान पर दिखेगा, वहां बसपा का वोटर भाजपा की तरफ चला जाएगा। लेकिन मतलब मामला यही होना है कि आएगी बसपा ही दूसरे नंबर पे। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे आप अजित भाई? मैं आपको ना आज एक बड़ी अंदर की बात बताता हूं। हाँ जी। 2019 में जब हम आजमगढ़ का चुनाव लड़वा रहे थे ना, तो मैंने एक मीटिंग बसपा के लोकल लीडर से और पोल मैनेजर से की थी। और मैंने उनको यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर ये कांटा तुम जीवन भर के लिए निकालना चाहते हो ना, तो ये बड़ा सुनहरा मौका है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो ये कांटा जीवन भर के लिए निकाल सकते हो बसपा वालों। इस चुनाव में अखिलेश को पटकनी दे दो। मतलब वो, आई थिंक बहन जी उस बात के महत्व को समझ नहीं पाती। अगर उन्होंने उस वक्त हमारी ये बात मान ली होती ना, तो आज दूसरे नंबर की लड़ाई सपा की जगह बसपा लड़ रही होती। अगर आजमगढ़ में इन्होंने वो मेरी बात मान ली होती। खैर साहब छोड़ दीजिए, वो तो वी शुड नॉट क्राई ओवर ना स्प्लिट मिल्क। सर, अटल जी के जमाने में ना भाजपा एक अछूत पार्टी थी और कहा जाता था कि अगर एक सीट से भी बहुमत कम रह गया तो एक सीट का भी समर्थन इनको नहीं मिलेगा, है ना सर? वो बहुत पुरानी बात हो गई। आज भाजपा जो है वो पूरे देश की राजनीति में वोट बैंक के स्तर पे ईच एंड एवरी वोट बैंक इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी। चाहे वो सपा का वोट बैंक हो, चाहे वो बसपा का वोट बैंक हो, या कोई भी वोट बैंक हो, इवन मुस्लिम्स। हाँ, मुस्लिम्स की ड्रिफ्टिंग लोगों को, क्योंकि ग्लेशियर जब खिसकता है ना तो दिखता नहीं है। बहुत बहुत सियाने लोग ही समझ पाते हैं कि अरे भैया ग्लेशियर जो है 1 मीटर खिसक के नीचे आया है। तब एवरी वोट बैंक इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी। और सर सपा और बसपा में सही अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत कम का अंतर है।
और अगर इसमें बीजेपी ने थोड़ा सा भी रोल प्ले कर दिया ना, तो बसपा नंबर 2 पे चली जाएगी, सपा नंबर 3 पे आ जाएगी, एंड इट विल बी अ वेरी मोरल क्रशिंग डिफीट। पर बीजेपी को अपने कार्ड्स प्ले करने होंगे। दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई तो है, पर उसमें अगर बीजेपी ने जरा सा भी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाए तो वो सपा को तीसरे नंबर पर धकेल देगी, और सपा कैडर के लिए इट विल बी अ वेरी क्रशिंग डिफीट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं पुष्कर जी बिल्कुल आपके पास आऊंगा। चूंकि बात चल पड़ी है, एक ये बहुत ऐसी बात है जिस पर कि स्थापित मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई है बसपा वाले रोल के बारे में, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, इस बार भी चर्चा कर रहे हैं। अब आप अजीत सिंह जी, अभी आपने जो बात कही और पुष्कर दा आपने भी जो बात कही, इसका मैं भौतिक सत्यापन करता हूं। मैं 2-3 दिन पहले संत कबीर नगर विधानसभा क्षेत्र में था, और उसके एक दिन पहले संत कबीर नगर की सीटों का प्रत्याशी अनाउंस किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। वहां की संत कबीर नगर जिले की एक सीट है घनघटा विधानसभा क्षेत्र। तो घनघटा विधानसभा क्षेत्र में श्री राम चौहान, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सांसद होके केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे श्री राम चौहान, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको घनघटा से इस बार 2017 का टिकट दिया था और वो विधायक थे। लेकिन उनकी फीडबैक उतनी अच्छी नहीं थी, वो पार्टी जाने उसका क्या संकलन था। पार्टी ने क्या किया, इस बार उनके विधानसभा को चेंज कर दिया और उनको भेज दिया खजनी सुरक्षित विधानसभा सीट पे। घनघटा भी सुरक्षित विधानसभा सीट है। अब यहां चौंकाने वाली बात जो ये आती है कि वहां से टिकट किसको दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक गौतम नाम के लड़के को, बिल्कुल 28-29 साल का नया लड़का है, और वो सफाई कर्मचारी है, सरकारी सफाई कर्मचारी है, मेहतर, भंगी, झाड़ू लगाने वाला साहब। लेकिन वो विचारधारा के साथ, और उसके बारे में यह पता चला कि वो श्री राम चौहान जी का अनन्य सहयोगी। तो ये प्रतिफल देती है भारतीय जनता पार्टी। अब घूमते घूमते शाम को मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ था जहां पर बहुजन समाज पार्टी के, ध्यान से सुनिएगा, बसपा का एक अनुशांसिक संगठन है बामसेफ। बामसेफ में जैसे पुलिस में होते हैं ना, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कोतवाल, एसपी तक होते हैं, उसी तरह से काडर है बामसेफ का, बहुजन समाज पार्टी का, के संस्थापक काशीराम ने वो संगठन बनाया था। उसके एक जोनल इंस्पेक्टर, वो बाकायदा वर्दी में होते हैं, जब कोई रैली वैली हो ना मायावती जी की या बसपा की, तो आपने देखा होगा नीले रंग की पोशाकों में स्टार और बैज लगाए हुए वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। वो बैठे हुए थे, और वो एक ग्राम के प्रधान भी हैं, गांव के प्रधान भी हैं। बातचीत होने लगी तो लोगों ने मुझे, बाद में पता चला, लोगों ने मुझे उकसा के उनसे पूछवाया कि कोऑर्डिनेटर साहब कौन जीत रहा है। उनका जवाब था, हम जीत रहे हैं। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। उनका पलट के जवाब था, हम जहां जा रहे हैं वो जीत रही है, इसलिए हम जीत रहे हैं। और उन्होंने संकेत दिया भाजपा के लिए। जी पुष्कर जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये ऐड कर रहा था कि जो अजीत ने जिस तरह इशारा किया कि भाजपा यदि अपनी स्ट्रेटेजिक कार्ड अच्छी तरह खेलती है तो बसपा नंबर 2 पे आ सकती है। मैं समझता हूं कि भाजपा ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑलरेडी शो ऑफ हैंड कर दी है एसपी बघेल जी को अखिलेश के विरुद्ध खड़ा करके। योगी जी की भाजपा जो है ये गोइंग फॉर द किल है। ये जो है सपा को वास्तव में उनको जो है वहां जहां तीसरे की बात कर रहे हैं, उनके जो है अलिखित उद्देश्यों में इस चुनाव का एक ये भी है तीसरे नंबर पे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा 2 लक्ष्य लेके चल रही है, एक खुद जीतना और सरकार बनाना, और दूसरा समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलना। देखिए, जब आपको 6 महीने 3 महीने पहले से फीडबैक मिल रहा हो, सब कुछ हो, और इस जमीनी पे इतने सशक्त तरीके से आप हो कि जहां फिर मैंने कहा आपको ना कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि 300 सीट आती है कि 280 आती है कि 350 आती है।
उसके बाद फिर यही चीज रहती है कि अगले 5 साल देख रहे हैं, अगला उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा, 24 में क्या करना है। 24 से पहले जो है जितना मॉरली तरीके से, मानसिक भावनात्मक रूप से छिन्न भिन्न अपने शत्रु को आप कर सकें, उतना ही आप 24 में शक्तिशाली, उसके बाद शक्तिशाली होते चले जाएंगे। तो ये जो है उसी का एक मैं प्रयोग देख रहा हूं। और जहां तक अजीत भाई ने जो आजमगढ़ वाली बात कही, उस वक्त प्रॉब्लम डिलेमा ये था कि उस वक्त सपा बसपा दूसरी बार गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे थे, और पेपर ऑन पेपर जो है दिल्ली का हर बड़ा चुनावी विशेषज्ञ जो है वो पूरा पावर प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा था कि किस तरह के कहां कहां से सीटें निकल रही है, कौन क्या क्या करेगा। वो इतना ज्यादा था, भरोसा था उस बात पे। लेकिन जब जमीन पाया तो सबसे बड़ा शॉकिंग मायावती के लिए ये था, जी के लिए था, कि मायावती जी सीटें कुछ निकाल तो ले गई, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन का उनको भरोसा था वो टूट गया। मतलब जो वहां पर बुआ जी और बबुआ जी ने तो गठबंधन कर लिया, लेकिन धरातल पर उनके वोटरों ने नहीं किया। बिल्कुल। तो जब 2019 में नहीं किया, तो फिर आज की स्थिति में तो बिल्कुल आप समझ लीजिए इसका क्या क्या परिणाम धरातल पे क्या कर रहा है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मिनट यहाँ पर लूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं ना, उसमें उस लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई है तो बसपा का वोट बैंक है। बिल्कुल, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आता है और जिससे प्रताड़ित होता है, वो उस प्रताड़ित जो है लाल टोपी पहने होता है। ये जी अजीत जी, जी अजीत जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी अजीत भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप। पुष्कर भाई कंटिन्यू। ओके प्लीज। मेरा ख्याल है ये जो इसी को भविष्य को देखते हुए जो है ये व्यूह रचना हो रही है। और जमीन जब बोलेगी 10 मार्च को जो है, तब इसके और अच्छा तरीके से लोग शायद विश्लेषण करेंगे इसका। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही सब दिख रहा है मुझको, बाकी क्या होगा बाद में पता लगा। लेकिन स्ट्रेटजी भाजपा की क्लियर लगती है, सपा को 3 पे लाना चाहते हैं, 24 से पहले मॉरली उनको तोड़ देना चाहते हैं उनको। और दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कि यूएसपी है योगी जी का, उसके एक फिल्म में एक हीरो होता है तो एक विलेन होता है, एक हिट होनी पिक्चर। तो इसमें पिक्चर में भी जो लॉ एंड ऑर्डर यदि जो आपका हीरो है तो उसके विरुद्ध आपको जो है लाल टोपी दिखती है। ये एक ट्रेडमार्क बन गया है ये। और ये उसको चाहकर भी जो है ना इन्होंने कोशिश की उस दाग को छुड़ाने की, अखिलेश जी ने, जबकि उसको ओन कर लिया उन्होंने, ये जानते समझते हुए कि जो 15 साल पुरानी की राजनीति है उत्तर प्रदेश की, वो उसी फॉर्मूले पे चले गए। दूसरी बात इनका दूसरा इनका सबसे जो है निगेटिव पॉइंट सपा का है महिला। उत्तर प्रदेश की महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है सपा राज्य में होती है जब इनका होता गुंडा राज चलता है। और आज की स्थिति में है कि अखिलेश जी के साथ उनकी पत्नी जो है डिम्पल जी जो है वो भी नहीं दिख रही है, उसका भी उपयोग नहीं कर पा रही है। जी जी, ये पहला चुनाव है जिसमें मैं डिम्पल जी को जो है अखिलेश जी के साथ या समाजवादी पार्टी के किसी मंच पे नहीं देख रहा हूं, जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात चौंकाती है। हाँ, ये बात तो निश्चित रूप से चौंकाती है। ऐसे में जो है जो गलत डिसीजंस हो रहे हैं अखिलेश जी के, वो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है परिणामों के स्वरूप में आपको स्पष्टता दिखते जाएंगे। और इसीलिए मैं थर्ड उनको तीसरे नंबर पर रखता हूं। तो ये दो चीजें बड़े तगड़े फैक्टर हैं जो इनको तीसरे में पहुंचाएगा। जी, अपने पिछली चर्चा में हम लोगों ने इस समाजवादी पार्टी और कानून व्यवस्था और इनके तौर तरीकों पर बात की थी। जी अजीत जी, आप अपनी बात कह लें तो उसके बाद फिर इसको हम आखिरी विराम की तरफ ले चलेंगे और लोकतांत्रिक होने का प्रयास करेंगे। और अभी पुष्कर जा ने जो कहा ना कि फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, तो एक कॉमेडियन भी होता है। तो चर्चा का समापन करते हुए हम उस कॉमेडियन की तरफ भी चलेंगे। जी, आप पहले एडिशन कर लीजिए। आपको सर, जब से ये वर्चुअल प्रचार हो रहा है और सोशल मीडिया का रोल आया है, आपने प्रचार में एक चीज देखी, सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है और वो इंटरनेट टेररिस्ट का क्या रोल है। सर, समाजवादी पार्टी के गानों पर
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मंचों से और पार्टी के आधिकारिक मंचों से गणिकाएं कम कपड़ों में नृत्य करती हुई दिख रही हैं और भाजपा के गाने मंदिरों में, कीर्तनों में, भजन के रूप में महिलाएं गाती हुई दिखाई जा रही हैं। ये इंटरनेट पे जो प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया पे मेरे आपके जैसे आदमी की वॉइस पे जो प्रचार चल रहा है, सर ये एक प्रचार में और पार्टी की अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल भाई समाजवादी पार्टी के मंच पे गणिकाएं नचाना समाजवादी गानों पे, तो ये हम तो नहीं कर रहे ना, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही तो कर रहे हैं, उन्हीं के दौरान इधर गणिकाएं नचा रहे हैं। सर समाजवादी पार्टी को मालूम है कि अगर हम इस, सर आखिर एक बात बताइए ना, सैफई फेस्टिवल में उस प्रकार का भोंडा आयोजन क्यों होता था? सर वो रामचरितमानस की कथा भी तो करा सकते थे किसी व्यास को बुला के, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तो करा सकते थे, वो लोक गीतों का बिरहा का दंगल भी तो करवा सकते थे ना। वो गणिकाएं ही क्यों नाचती थी बॉलीवुड की? और सर आज भाजपा का जो वो आईटी सेल है वो बार बार उनको पॉइंट आउट करता है कि ये सफाई का नाच नहीं है, और इनके मंचों पे आज भी सफाई वाला नाच हो रहा है। हमारे मंचों पे भजन गाए जा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिस हैज बिकम एन एंथम। सर आपने ये अंतर ये नोट कीजिएगा सपा के प्रचार में, सपा की अप्रोच में और भाजपा की अप्रोच में। सर ये इस पूरे चुनाव को डिफाइन करता है। मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जी आपने वर्चुअल प्रचार में जो भारतीय जनता पार्टी के गाने और प्रचार के गाने मंदिरों में बज रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं, और दूसरी तरफ सपा की पोजीशनिंग कहाँ है। एक बात और जोड़ दूं इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार वाले गाने मांगलिक कार्यक्रमों में, शादियों में, एक तरफ दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं, एक तरफ दूल्हा दुल्हन जयमाल हो रहा है, और सारे लोग उमंग से, ऐसा नहीं है कि किसी खास चार लड़कों ने बजा दिया और डीजे पर नाच के चले गए, ऐसा नहीं है। उसमें पूरी जनता, जो भी आमंत्रित लोग हैं वो शामिल हैं, खुशी खुशी शामिल है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में समाज ने, नागरिकों ने अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने मांगलिक कार्य को, अपने आराधना के स्थल को, सबको जोड़ दिया है। तो ये तो फर्क है। अब मैंने जो बात कही थी कि समापन की तरफ चलते हुए हमने हीरो के बारे में बात कर ली, एक फिल्म के, हमने हीरोइन के बारे में बात कर ली, हमने विलेन के बारे में बात कर ली। अब जरा कॉमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमेडियन भी होता है, बड़ा अनिवार्य तत्व है भारतीय फिल्मों का। कांग्रेस एक बार फिर कहां है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और जब मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस कहां है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब मैं ये कहता हूं, जो है कॉमेडियन ही बना दिया है कांग्रेस को। नहीं, मेरा ये नहीं है। मैं तो पुष्कर जी की बात से ही आगे निकाल रहा हूं कि भाई अगर एक फिल्म है, और देखिए चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, और महापर्व होता है ना, हमारे यहाँ बड़े बड़े मेले होते हैं, और तो उसमें सीरियस प्रवचन भी चल रहा होता है, उसमें मौत का कुआं भी लगा होता है, और उसी मेले, उसमें जो है मिठाइयों की दुकान भी होती है, उसी में कोई मिठाई वाले के यहाँ बहुत भीड़ होती है, कोई मिठाई वाला मक्खी मार रहा होता है। तो लेकिन उसी मेले में ना वो दो बांस के ऊपर चल रहे कुछ जोकर भी चलते हैं जो पैम्पलेट्स बांटते हैं। कोई हाश में, कोई जो है वो चूरन भी बेचता हुआ दिख जाता है। तो इसलिए मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कांग्रेस के लिए। लेकिन एक अजीब सी बात, जो देखिए कांग्रेस के पूरे प्रचार अभियान को उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखा है। वो आगे आगे चल रही हैं और वही प्रचार कर रही हैं। जब वो अपने भाषण दे रही हैं, भाषण वाला वर्चुअल भाषण दे रही हैं, चाहे एड्रेस कर रही हैं, जब भी जिस भी मीडियम में, तो वो कह रही हैं बहनों, माताओं और बहनों। भाई साहब ये बताइए, माताओं बहनों, तो युवा साथियों और सज्जनों से क्या उत्तर प्रदेश का वोटर महरूम है? मना है ही नहीं है क्या? हम लोग वोटर नहीं है? तो कांग्रेस के बारे में दो दो शब्द आप दोनों से मैं चाहूंगा
कि इस कार्यक्रम को अंतिम जगह ले जाऊं। मैं कांग्रेस के लिए अंतिम जगह नहीं कहूंगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है ही है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो जरा कांग्रेस कहाँ है इस पूरे चुनाव में, तो चलते चलते जरा 2-2 मिनट, 1-1 मिनट उस पर भी बात हो जाए। पुष्कर जी आप शुरू करें, कांग्रेस है कहाँ अगर दिख रही हो कहीं आपको तो? भैया आपको दिख रही है, आपको एज ए कॉमेडी भी, तो मुझे एज ए कॉमेडी भी नहीं दिखाई दे रहे वो, उस स्तर के भी नहीं रह गए। ये प्रियंका गांधी का चुनाव है, इसमें राहुल गांधी आप कहीं नहीं देखेंगे। राहुल गांधी जो है टोटली बैकफुट में जा चुके हैं। ये मेरी जो अपनी जानकारी है कि उसमें बेसिकली राहुल गांधी भी जो है प्रणाम कर चुके हैं प्रियंका गांधी। ये पूरा जो है चुनाव जो है प्रियंका गांधी और एक संदीप सिंह हैं जो इनके सलाहकार हैं जेएनयू वाले, ये दो लोगों ने, कामरेड समझो, संदीप सिंह, ये इन दोनों का चुनाव है। ये आखिरी चुनाव है और इसी में जो है गति जो बननी है। प्रियंका को जो है एक यूफोरिया सा था कि वो जो है अपने भाई से आगे निकल जाएंगी, जिस या जो है एक नर्सके के रूप से जो है अपने भाई की से जो उत्तराधिकारी है वो पद ले लेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको एक्सपेरिमेंट करना था, भगवान जाने उन्हें कौन सलाह देता है, किस तरह की सलाह देता है, या पूरी तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया जनरेशन है कांग्रेसियों की, कि मैं तो जो है वो कॉमेडी का भी स्थान देने में गुरेज रखूंगा। चार पक्का उस बार परसों अजीत सिंह ने 5 सीटें का कहा था, तो यार वाकई भगवान जाने कौन सी 5 सीटें होंगी, इसलिए जो है अजय जी, पुष्कर जी तो कॉमेडियन में नहीं मान रहे, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, तो अगर सारी पार्टियां लड़ रही हैं तो कांग्रेस के बारे में चर्चा कर लेना, ये भी लोकतंत्र धर्म का पालन है। तो चलते चलते कांग्रेस के लिए 2 शब्द। नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आई थिंक वी ऑट टू हैव अ डिस्कशन स्पेशली ऑन कांग्रेस, कम से कम एक 40 मिनट का पूरा एक सेशन हमको कांग्रेस पर डिस्कस करना है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंतिम यात्रा के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है, और वो प्लान मुझे अब जमीन पे दिखने लग गया है। हालांकि ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा था। और सर एक बात आपको बताऊं, कांग्रेस ने आज तक जो शासन किया है ना, उसके 4 आधारभूत स्तंभ हुआ करते थे: ब्राह्मण, कुछ हद तक सवर्ण, दलित, आदिवासी और मुसलमान। जब ये चारों स्तंभ उससे हट गए तो कांग्रेस गिर गई। जहां ये चारों स्तंभ आज भी उससे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस वहां अभी भी खड़ी है। कभी जीत जाती है, कभी हार जाती है, कभी सत्ता में आ जाती है, जैसे राजस्थान में, एमपी में, हिमाचल में, पंजाब में। पर सर यूपी जैसे राज्यों में ना एक आशा थी इनको कि शायद दलित जो हमसे छिटक के बसपा में चला गया या कहीं और चला गया, शायद हमारे पास वापस आ जाएगा, या मुसलमान हमारे पास एक दिन तो वापस आ जाएगा। सर वो वापस उनकी तरफ जाने की मुझे तो इस चुनाव में भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। और जब मैंने कांग्रेस, खतरनाक संकेत है भविष्य के लिए। और मैं कहता हूं इसमें एक दिन 40 मिनट का पूरा डिस्कशन रखिए, ये मामूली डिस्कशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रारंभ के दर्शकों के लिए हम कांग्रेस पर एक अलग चर्चा लेके आएंगे। और मैंने जब कांग्रेस का जिक्र किया तो मेरे कांग्रेस का जिक्र केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक ही है, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहां है। आगे हम जब भी कांग्रेस पे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, और उसके पूरे राष्ट्रीय जो उसका भविष्य है कांग्रेस का, उस पर भी बात करेंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और एक अच्छी चर्चा हम लोगों ने की। आशा है प्रारब्ध के दर्शकों को ये चर्चा पसंद आएगी। अजय सिंह जी आपको धन्यवाद, और पुष्कर जी आपको धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को एक बार फिर धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।